दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसे हैरत अंगेज सफर के लिए जिसमें हम देखेंगे कि 20वीं सदी के सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरु की जिंदगी, जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर भारत से लेकर उनकी कंट्रोवर्शियल अमेरिका की यात्रा तक। आज हम एक ऐसे इंसान की जिंदगी की गलियों में घूमेंगे जिसे दुनिया ओशो के नाम से जानती है। एक अनोखे स्पिरिचुअल लीडर जो 1931 में मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव कुछवाड़ा में जन्मे और जिन्होंने पुणे में अपना आश्रम बनाकर दुनिया भर से चाहने वालों की कम्युनिटी को तैयार किया। लेकिन रुको, जितना ओशो के बारे में जानो उतना ही समझो कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। 1981 में उन्होंने अमेरिका की धरती पर पैर रखा और अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम नाम का एक शहर बनाया। एक ऐसा काल्पनिक शहर जहाँ सब कुछ परफेक्ट था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे चलकर यही शहर विवादों का मुख्य केंद्र बना। आखिर क्या राज थे ओशो की जिंदगी के पीछे जो उनके करोड़पति होने और सरकार से टकराव को जन्म दिया? इस रहस्य में इंसान की गहराइयों में उतरने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो फिर चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर 1931 को। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुछवाड़ा के एक जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रजनीश चंद्रमोहन जैन रखा गया, जिसे आगे चलकर दुनिया ओशो के नाम से जानने लगी। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था और वो कपड़े के व्यापारी थे और माँ का नाम सरस्वती जैन था। ओशो बचपन से ही बहुत क्यूरियस इंसान थे और ये सब क्यूरियोसिटी उन्हें उनके नानी से मिली थी, क्योंकि वो बचपन में अपने नानी के पास रहा करते थे और वो अपने नानी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्हें बचपन से धूल और गंध से इतनी एलर्जी थी कि वो थोड़ी सी भी बदबू आने पर सो नहीं पाते थे। ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह ही बड़े हुए, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ टैलेंट था जो उन्हें नॉर्मल बच्चों से अलग करता था। वो टैलेंट था सवाल पूछना और एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश से कंप्लीट किया और स्कूलिंग के बाद 1951 में अपना बीए कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद ओशो ने जबलपुर के हितकर्णी कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस कॉलेज में एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर से उनकी बहस हो गई। ओशो लेक्चर के दौरान उनसे इतने सवाल पूछा करते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय आने पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। और जब प्रोफेसर से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रिंसिपल को ही वार्निंग दे दी कि इस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या फिर ओशो। तब प्रिंसिपल ने ओशो को ऑफिस बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। प्रिंसिपल भी जानते थे कि इसमें ओशो की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि ओशो की वजह से उनके कॉलेज का एक सीनियर प्रोफेसर कॉलेज छोड़ के जाए। लेकिन ओशो ने भी इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका एडमिशन किसी और कॉलेज में करा देंगे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका एडमिशन हो पाया था। जवानी में ओशो को हमेशा सिर दर्द की शिकायत रही। उनके पिता का मानना था कि वो बहुत पढ़ाई करते थे जिसके कारण उनके सिर में दर्द रहता था। उनको याद था कि किस तरह से ओशो अपने माथे पर बाम लगाकर पढ़ा करते थे। और कॉलेज खत्म करने के बाद ओशो ने अपना करियर टीचिंग को चुना और 1957 में इसकी शुरुआत रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में लेक्चरर बनकर की और आगे 1960 में वो जबलपुर के यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर बन गए। और यही से स्टार्ट होता है एक प्रोफेसर का स्पिरिचुअल गुरु बनने का सफर। जबलपुर से ही ओशो ने छोटे छोटे कैंप लगाना शुरू कर दिया था और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर कंट्रोवर्शियल लेक्चर देने लगे। और इसे सुनकर लोग बिल्कुल अंदर से बदल जाते थे और इस समय में लोग उन्हें आचार्य रजनीश नाम से जानने लगे। और इसी दौरान एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से स्पिरिचुअल गुरु बन गए। 1968 में माँ योगलक्ष्मी की ओशो से मुलाकात हुई और वो ओशो की पहली शिष्य बनती है और पहली पर्सनल सेक्रेटरी भी बन गई और वो इस पद पर 1981 तक रही थी। और लक्ष्मी कुरवा के साथ ओशो जबलपुर से मुंबई पहुंच जाते हैं और 1969 में मुंबई में अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। उन्होंने लक्ष्मी कुरवा को माँ योगलक्ष्मी नाम दिया था। ओशो के साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते थे वैसे वैसे वो उन्हें नए नए नाम दिया करते थे। जैसे वो महिलाओं के नाम के आगे माँ और पुरुषों के नाम के आगे स्वामी लगाया करते थे, जिससे वो अपनी पुरानी लाइफ को पूरी तरह से भूल जाए। अब ओशो मुंबई में लगातार प्रवचन दे रहे थे। ओशो का जो सन्यास था वो ट्रेडिशनल सन्यास था और भारत का सन्यास ओशो के सन्यास से पूरी तरह से अपोजिट था। ओशो के सन्यास में दुनिया या किसी भी चीज का त्याग करना नहीं पड़ता था, बल्कि सब कुछ करने की छूट देता था। आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सन्यासी भी बनकर रह सकते हैं। और इसी कारण बहुत से भारतीय और अंग्रेज लगातार ओशो से जुड़ते गए, लेकिन इसके साथ ही बहुत से भारतीय ओशो के विरोधी भी बन गए। आचार्य रजनीश बचपन से ही पुरानी रीतियों और परंपराओं के खिलाफ थे। उनका कहना था कि धर्म जो है वो इंसानों के बीच में स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ाने की जगह उनमें सेपरेशन कर देता है। इसके साथ में न्यू सन्यास मूवमेंट भी चल रहा था। न्यू सन्यास मूवमेंट एक स्पिरिचुअल आंदोलन था जो 1970 में ओशो ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य था लोगों को ट्रेडिशनल लिमिटेशन से मुक्ति और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जिसके कारण भारत में बहुत से अंग्रेज ओशो के साथ जुड़ने लगे।
और इसी दौरान उनकी मुलाकात इंग्लैंड की एक महिला क्रिस्टीना उल्फ से हुई और ओशो ने उन्हें सन्यासी नाम दिया माँ योगा विवेक और बाद में उन्हें माँ प्रेम निर्वाणों के नाम से जाना गया। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे और ये उनकी सबसे करीबी थी और ये बहुत समय तक उनकी गर्लफ्रेंड भी रही। अब यहाँ पर 2 साल निकलते हैं, 1970 से 1972 आया। 1972 में बहुत से विदेशी लोग ओशो के पास आने लगे। उस समय पर उनकी पहली पर्सनल सेक्रेटरी माँ योग लक्ष्मी लोगों को ओशो से मिलाने के लिए चुना करती थी। इस समय ओशो मुंबई में सुबह 6 बजे अपने प्रवचन दिया करते थे। उनके प्रवचन ऐसे होते थे जो कि बिना लोगों को घुमाए सीधी बात सामने वालों को समझा दिया जाता था। इनके प्रवचन सुनने के लिए बहुत से अमीर और बहुत से धर्मों के लोग आते थे और उन्हें बहुत ज्यादा दान दिया करते थे और ओशो भी एक्सेप्ट करते थे कि उन्हें बहुत ज्यादा दान मिलता है। और उन्होंने कहा था कि मैं अमीर लोगों का गुरु, आई एम द रिच मैन्स गुरु। ओशो अपने हर एक शिष्य को एक लकड़ी से बनी हुई माला देते थे जिसके दोनों तरफ ओशो की फोटो होती थी और सबको वाइब्रेंट ऑरेंज कलर के या लाल कलर के कपड़े पहनना जरूरी था, वो भी ढीले कपड़े, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के बॉडी से आसानी से ऊर्जा का संचार हो सके। अब ओशो के शिष्यों का नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें मुंबई में रहना जम नहीं रहा था क्योंकि मुंबई के मानसून से उन्हें एलर्जी और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उनके फॉरेनर शिष्यों की भी तबियत बिगड़ने लगी थी। ओशो ने अपने सेक्रेटरी माँ योग लक्ष्मी को कहा कि एक ऐसी जगह देखे मुंबई के आसपास जहाँ हमें और हमारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और 1974 में माँ योग लक्ष्मी मुंबई से पुणे जाती है और कोरेगांव के पार्क की जो प्रॉपर्टी है उसे फाइनल करती है। 1974 में पुणे के कोरेगांव को आश्रम के लिए चुना गया। ये जगह काफी बड़ी थी। अब ओशो की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ चुकी थी। हर साल लगभग 20 से 30 हजार लोग ओशो से मिलने के लिए आया करते थे और इस आश्रम में लगभग 2 से 3 हजार लोग रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आजू बाजू की भी जगह को खरीद लिया जाता है और इस आश्रम का नाम ओशो कम्यून इंटरनेशनल पुणे रख दिया गया। लेकिन इसके 5 साल बाद 1979 में संभोग से समाधि की और इस किताब के आने के बाद कई भारतीय उनके किताब को पोर्नोग्राफी की किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बात की गई है। ये किताब लिखकर वो सेक्स को दबाने की सोच रखने वाले साधु संतों के दुश्मन बन गए। इससे ओशो का विरोध होने लगा और बहुत से लोग ओशो के खिलाफ हो गए। इसके साथ ही ओशो ने आश्रम के अंदर कई सारी थेरेपी देना शुरू कर दिया जिससे आश्रम में बहुत सारा पैसा आ रहा था और इन सब में सबसे ज्यादा फेमस थी उनकी सेक्स थेरेपी। यहाँ पे सेक्सुअलिटी से जुड़े जितने भी रोक टोक जो भारत में चली आ रही थी वो ओशो के पुणे के आश्रम में उन सभी रोक टोक को पार कर लिया था। और इसी दौरान ओशो को यहाँ पर एक जॉन एंड्रयू नाम का शिष्य मिलता है जिसे ओशो ने स्वामी अमृतो नाम दिया था। 1981 में 25 से 30 हजार लोग पुणे के आश्रम में सालाना आया करते थे। अब इससे आश्रम में जगह छोटी पड़ने लगी थी। आश्रम में फॉरेनर के आने से आश्रम में जो एक्टिविटीज होती थी उनकी वजह से 1977 से 1978 के बीच हमारे पीएम मोरारजी देसाई के साथ आश्रम से कुछ विवाद हो जाता है कि आश्रम में कुछ तो गलत हो रहा है और इन सब चीजों के चलते आश्रम के कमेटी द्वारा डिसीजन लिया गया कि अब भारत से बाहर जाया जाए। और इसी सोच से 31 मई 1981 को मुंबई से ओशो अपने सारे करीबी लोगों के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं और ओशो के साथ करीबन 2500 लोग जो आश्रम में रहते थे वो भी चले जाते हैं। अब इस जगह बहुत कुछ होने लगा, जैसे यूएसए की गवर्नमेंट ओशो पर नजर रखने लगी। मेडिटेशन सेंटर में ओशो के प्रवचनों में अमेरिका से लेकर यूरोप तक बड़े बड़े लोग आते थे। इनमें बहुत से लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, जैसे विलियम सेकंड लास्ट एम्परर ऑफ जर्मनी आते थे और ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े लोग आते थे। लेकिन इन सब चीजों से अब दिक्कत होने लगी क्योंकि अमेरिका में पहले भी एक इसी तरह का खुद को भगवान कहने वाला जेम्स जॉन्स नाम का इंसान आया था। उसने ऐसे ही एक बड़ी जगह पर अपने नाम से जॉन्सटाउन बसा दिया था और उसके फॉलोअर उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि लगभग 900 लोगों से वहां पर सुसाइड करवा लिया गया था। मतलब 900 लोगों ने अपनी मर्जी से ही अपनी जान दे दी थी। अब ओशो भी उसी रास्ते पर थे। ओशो के आश्रम के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज थी। ये सब चीजें जब बाहर पता चली तब ज्यादा दिक्कत होने लगी। ओशो के आश्रम में 160 होटल रूम थे, एक शॉपिंग मॉल था, एक मीटिंग हॉल था और साथ ही में उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी। और इन सब चीजों से ही अमेरिका ओशो से परेशान होने लगा और ओरेगन स्टेट के आसपास के लोग भी इससे बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। इनके आश्रम से उन्होंने कई बार बहुत सी चीजों को लेकर कंप्लेंट भी की थी और अब अमेरिका की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सितंबर 1984 में ओरेगन सिटी में 751 लोग फूड पॉइजन का शिकार हो गए। तब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसमें ओशो की शिष्य मां आनंद शिला, उन पर यह पूरा आरोप लगा दिया जाता है। उन्होंने बायो टेरर अटैक करके लोगों को बीमार कर दिया और इस आरोप में मां आनंद शिला को सजा भी होती है। इसके बाद ओशो और उनके आश्रम पर कई लिमिटेशन लगे थे और ओशो को 35 मुकदमों में आरोप लगाए गए थे। एक महीने के अंदर ही ओशो और उनके कुछ फॉलोअर पर इमिग्रेशन फ्रॉड के आरोप लगाए गए। अब उन पर कानूनी कार्रवाई तो करनी ही थी। तो 28 अक्टूबर 1985 के दिन ओशो और उनके साथ जयेश और अमृतो को इन्हें नॉर्थ कैरोलिना के एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया।
और अब उन्हें जेल में रखा गया और बहुत बार उनकी बेल को इग्नोर किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो यूएस के सरकार को $4 लाख फाइन देंगे और अगले 5 साल तक वो अमेरिका वापस नहीं आएंगे। और अब ओशो अमेरिका छोड़ देते हैं और इसके साथ ही 21 देशों ने ओशो को एंट्री देने से मना कर दिया था। और अब उन्हें कुछ कंडीशन को मानते हुए पुणे के उस आश्रम में उन्हें और उनके 3000 शिष्यों को रहने की परमिशन मिल जाती है। 1988 आते तक उनके शिष्य उन्हें भगवान श्री आचार्य रजनीश बुलाते थे। अब उन्होंने अपना नाम चेंज करके गौतम द बुद्धा रख लिया था और एक क्लेम किया कि मैं गौतम बुद्ध का अवतार हूँ। इससे उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इससे उन्होंने अगले 5 दिन के अंदर ही अपना नाम चेंज करके जोरबा द बुद्धा रख लिया। इस नाम से भी उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज करके ओशो रखा, जिस नाम से दुनिया आज उन्हें जानती है। लेकिन अब इन दिनों उनकी तबियत बहुत खराब रहने लगी थी। कहा जाता था कि जब ओशो को अमेरिका के जेल में रखा गया था तब उन्हें थेलिसियम नाम का स्लो पॉइजन का इंजेक्शन दिया जाता था और रेडियो एक्टिव चटाई पर सुलाया जाता था, जिससे उनकी मौत जल्दी हो। लेकिन अभी तक एक बात कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ओशो ने भी कई बार इस बारे में बात की थी। अब दिन आता है 19 जनवरी 1990 और इसी दिन ओशो की डेथ हुई थी। इनके डेथ से लेकर बहुत सी चीजें, बहुत सी थ्योरी सामने आती है। उनके एक शिष्य डॉक्टर गोकुल गोकानी बताते हैं, जो कि पुणे में ही रहा करते थे। 19 जनवरी 1990 के दोपहर के समय अचानक उन्हें आश्रम से फोन आता है कि आप जल्दी से अपने इमरजेंसी किट लेकर आश्रम में आ जाइए। और उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि कौन बीमार है या क्या हुआ है। आश्रम में कुछ भी नहीं। जब डॉक्टर 5 मिनट के अंदर ही लगभग 2 बजे आश्रम पहुंच जाते हैं, तब अमृतो उनसे आकर मिलता है और बताता है कि ओशो अपना शरीर छोड़ रहे हैं और रोने लगता है। तो डॉक्टर के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मुझे ओशो से मिलवाओ, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। करीबन 2 बजे पहुँचने के बाद भी उन्हें ओशो से नहीं मिलवाया जाता है। बाद में लगभग 3 घंटे गुजर जाते हैं और 5 बजे के आसपास डॉक्टर गोकुल को ओशो के कमरे में ले जाया जाता है। तो देखते हैं अमृतो और जयेश ये दोनों ओशो के बॉडी के पास खड़े हैं और अमृतो ने डॉक्टर से कहा कि अभी अभी ओशो ने अपना शरीर छोड़ा है और आपको ओशो का डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, जिससे उनका पोस्टमार्टम ना हो पाए। लेकिन अब तक डॉक्टर गोकुल गोकानी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो गया और उन्हें लगभग 3 घंटे तक ओशो से क्यों नहीं मिलवाया गया। डॉक्टर कहते हैं कि ओशो की जो बॉडी थी वो गर्म थी और सॉफ्ट भी, और इससे वो समझ पा रहे थे कि उनकी डेथ 1 घंटे के अंदर ही हुई है। अमृतो और जयेश ने डॉक्टर को हार्ट से रिलेटेड कोई भी रीजन लिखकर डेथ सर्टिफिकेट बनाने को कहा। डॉक्टर कहते हैं कि ओशो की डेथ को इतने मिस्टीरियसली रखा गया कि आज भी ओशो की डेथ का रीजन अननोन ही है। उनकी मौत कैसी हुई या उन्हें मारा गया। इसके बाद जयेश और अमृतो बताते हैं कि ओशो ने उन्हें आदेश दिया है कि जयेश को कि मेरा जो ड्रीम है उसे आगे बढ़ाएंगे, मैं अपना ड्रीम आपके लिए छोड़ता हूँ। अमृतो और जयेश बताते हैं कि ओशो ने कहा है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनका अंतिम संस्कार किया जाए और जो दर्शन करने के लिए आएंगे उन्हें बॉडी से बहुत दूर रखा जाए। 5:30 बजे उनकी डेथ हुई थी और 6:30 के आसपास उनका अंतिम संस्कार लगभग 1 घंटे के अंदर ही कर दिया गया। यहाँ तक कि ओशो की माँ को भी ये नहीं बताया गया कि ओशो की डेथ हुई है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने कहा उन्होंने उसे मार दिया। इन सब से ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसी चीज है जो छुपाई जा रही है। और ओशो की जो कब्र बनाई गई थी वहाँ पर लिख दिया गया, ओशो जो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस धरती की यात्रा की। ओशो के डेथ के तुरंत बाद ही जयेश पूरे ट्रस्ट का चेयरमैन बन गया और अमृतो डेप्यूटी बन जाता है और इन दोनों ने ओशो की पूरी प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और सभी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद इन सब चीजों पर बहुत से सवाल उठते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं मिलता। आज भी ओशो की जो डेथ है वो रहस्यमय बनी हुई है। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।